नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर नंबर 16 में फिर से आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं 3 टॉपिक्स के बारे में आपसे बात करूंगा। कोशिश तो यही है कि इन तीनों टॉपिक्स को एक वीडियो में खत्म कर दूं, नहीं तो एक और वीडियो। एक है जमींदार एंड रूरल जेंट्री, दूसरा है मिडिल स्टार्टर ड्यूरिंग मुगल एम्पायर, और तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। इन तीनों चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में यहाँ पे बात होगी। वैसे मैं बता दूं कि दिस वीडियो इज़ अ पार्ट ऑफ सतीश चंद्रा मीडियल हिस्ट्री बुक की जो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। यहाँ पे यूपीएससी और बाकी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से मीडियल हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो रखी है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सतीश चंद्रा की जो मैंने ये किताब का जिस्ट बना रखा है, इसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ये लगभग 85th वीडियो है। अगर आप सारी वीडियोस देख लेते हैं, लगभग 100 तक वीडियोस आएंगे इसमें, 100-110 तक, तो आपका मीडियल हिस्ट्री पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अबुल फजल एंड अदर कंटेम्प्रेरी ऑथर्स इट इज क्लियर दैट पर्सनल ओनरशिप ऑफ लैंड वाज वेरी ओल्ड इन इंडिया। भाई सीधी सीधी बात है, गांव के इलाकों में ये जो जमींदार वगैरह थे और जो छोटे मोटे किसान थे, पीजेंट्स थे, उनके पास कुछ हद तक लैंड ओनरशिप थी। और वो लैंड ओनरशिप पहले से चली आ रही थी। बाप का लैंड है, वो बेटों के पास गया, बेटों का उनके बेटों के पास गया। इस प्रकार से हेरिडिटी के बेसिस पे ओनरशिप लैंड की आती जा रही थी। लेकिन ओनरशिप के लॉज, नियम कानून, मतलब आप कह सकते हो कि राजा के हिसाब से बदलते थे। एक नया राजा आएगा, वो नया राजा जिस हिसाब से भी लैंड की ओनरशिप का कानून रखेगा, उसी हिसाब से लैंड की ओनरशिप हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि ओनर कौन माना जाएगा। ट्रेडिशनल डेफिनेशन के हिसाब से वो इंडिविजुअल जो किसी पर्टिकुलर लैंड को कल्टीवेशन के अंदर लेके आएगा, उसको ओनर माना जाएगा। समझिए बात को। उस समय पे एक जमीन की ओनरशिप आपको तब तक फायदा नहीं देगी जब तक या तो आप उस पर रह ना रहे हो, या फिर आप उससे कुछ खेती बाड़ी ना कर रहे हो। अगर आप रह रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, अब आप उसके ऊपर रह रहे हो तो जमीन आपके काम की। अगर आप उसके ऊपर खेती बाड़ी कर रहे हो तो उससे आप कुछ कमा रहे हो, खाने पीने के लिए कुछ पैदावार कर रहे हो। और अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हो तो इससे राजा का भी फायदा है, क्योंकि राजा उसके ऊपर टैक्स वसूलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे टैक्स पर्सपेक्टिव से एक जमीन की ओनरशिप इस हिसाब से डिसाइड होगी कि कौन उस जमीन को कल्टीवेशन के अंदर लाया। और ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि उस समय पे इंडिया में बहुत सारे कल्टीवेबल वेस्ट लैंड थे। समझिए, आबादी 12-12.5 करोड़ थी उस समय पूरे इंडिया की, और जमीन बहुत ज्यादा थी, किसान कम थे। तो प्रैक्टिकली ये सब किसान सारी जमीन नहीं जोत सकते थे। बहुत सारी जमीन तो पेड़ों के अंदर थी, बहुत सारे में पेड़ नहीं थे, या थोड़े मोड़े पेड़ थे जिनको काट के एग्रीकल्चरल लैंड में बदला जा सकता था। तो कल्टीवेबल वेस्ट लैंड को बदल के एग्रीकल्चरल लैंड में बदलने वाला काम अगर किसी ने कर दिया, तो फिर वो लैंड उस पर्टिकुलर ओनर पर्सन की ओनरशिप में आ जाएगा जिसने उसको एग्रीकल्चरल लैंड में बदला है। तो इस प्रकार से बहुत सारे लैंड की ओनरशिप मिडिवल टाइम्स में डिसाइड की गई। कई बार तो ऐसा हुआ कि कुछ एंटरप्राइजिंग ग्रुप ऑफ पीपल हैं, कुछ सेट ऑफ पीपल ने एक इनिशिएटिव लिया। वो इनिशिएटिव लेके किसी कल्टीवेबल वेस्ट लैंड में गए, उस वेस्ट लैंड को उन्होंने प्रॉपर गांव में बदला, वहां पे उन्होंने एग्रीकल्चर किया, उसको एक फंक्शनल यूनिट बना दिया, और जो लोग भी वहां पे गए थे उन्होंने उस लैंड के ऊपर अपनी ओनरशिप कर दी, क्योंकि इस समय पे बहुत सारा खाली लैंड वैसे ही वहां पे पड़ा रहता था। ठीक है, तो ये था उस समय पे सीन। जमीन बहुत सारी खाली थी और बहुत सारे लोगों ने उस खाली बंजर जमीन के ऊपर जब एग्रीकल्चर शुरू किया तो उस जमीन की ओनरशिप अपने हाथ में ले ली। और यहाँ पे जमींदार बहुत आगे थे। इन जमींदारों ने कुछ इसी प्रकार से बहुत सारी जमीन अपने कंट्रोल में ली। तो इसलिए देखोगे कि कई गांव तक इन जमींदार की जो जमीन थी वो फैली रहती थी। कुछ तो छोटे जमींदार होते थे जिनकी जमीन एक गांव तक फैली, कुछ इतने बड़े जमींदार है कि आसपास के 10-15 गांव तक उनकी जमीनें फैली हुई हैं। उनके दादा परदादाओं ने उन गांवों को डेवलप किया। कैसे डेवलप किया? तो उन गांवों में गए और कल्टीवेबल वेस्ट लैंड को एग्रीकल्चर लैंड में बदल दिया, तो वहां पे एक गांव बस गया। ठीक है, तो एक जमींदार के पास जितने भी विलेजेस की जमीन होती थी ना, वो लैंड उसकी जमींदारी के अंदर आते थे, उसके तालुका के अंदर आते थे। और ऑब्वियस सी बात है, अगर जमीन आपके कंट्रोल में है तो उस जमीन से जो भी प्रॉफिट होगा वो भी आपका होगा। तो यहाँ पे वो जमींदार इन जमीनों के ऊपर जो भी खेती बाड़ी होती थी, इसके ऊपर लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट कर सकता था। ओके, फिर यहाँ पे क्या बताया जा रहा? फॉर कलेक्टिंग द लैंड रेवेन्यू द जमींदार रिसीव्ड शेयर ऑफ द लैंड रेवेन्यू विच कुड गो अप टू 25% इन सम एरियाज। अच्छा, एक और बात बता दूं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लैंड जमींदार की कंट्रोल के अंदर आएंगे। कई बार ऐसा भी होता था कि जमींदारों के पास लैंड है
बट जमींदारों ने वो लैंड एक पीजेंट को बेच दिया, एक किसान को बेच दिया, बट इस शर्त पर बेचा कि उससे जो भी पैदावार होगी उसका कुछ परसेंट जमींदार के पास आएगा। और अगर पीजेंट की ओनरशिप में है कोई लैंड तो वो पीजेंट कुछ परसेंटेज अपनी कमाई का जमींदार को देगा। जमींदार यहाँ पे जबरदस्ती उससे लैंड छीन नहीं सकता है। ये जो लैंड छीनने वाली प्रथा थी ना, ये अंग्रेजों के समय पे बहुत डोमिनेंट हो गई थी। मुगलों के समय पे इतनी डोमिनेंट नहीं थी, इतनी एक्सप्लॉयटेटिव नहीं थी। अंग्रेजों का तो क्या सीन था कि अंग्रेजों ने खुला हाथ दे दिया था जमींदारों को। अंग्रेजों ने जमींदारों को बोला कि तुम हमको पैसा दो, उसके बदले में तुमको किसानों को जितना लूटना हो, जितना चूसना हो तुम चूसो। तो इसीलिए आप देखोगे कि अंग्रेजों के राज के समय पे किसानों के हालात बद से बदतर हो गए थे, लेकिन मुगलों के राज के समय पे किसानों के हालात इतने बदतर नहीं थे। अगर किसी एक किसान के पास जमीन है तो उसकी जमीन उससे नॉर्मल कर केसेस में खींच नहीं पाए, मतलब छीनी नहीं जाएगी। और ज्यादातर केसेस में ये किसान अपना टैक्स दे देते थे, क्योंकि उस समय पे भले टैक्स ज्यादा हो लेकिन अंग्रेजों जैसा एक्सप्लॉयटेशन नहीं था। एक्सप्लॉयटेशन था बट अंग्रेजों जैसा नहीं था। तो जमींदार बड़े बड़े लोग थे, बहुत सारे इलाके इनके कंट्रोल के अंदर थे डायरेक्ट, बहुत सारे इलाके इन्होंने किराए पे, टेनेंसी पे उठा रखे थे, और बहुत सारे इलाके इन्होंने उधार पे दे रखे थे पीजेंट्स को, जो कि लंबे समय से पीजेंट के कंट्रोल के अंदर थे, उसके ऊपर थोड़ा बहुत ये किराया ले लिया करते थे। अब आप कह सकते हो कि ग्राउंड लेवल पे जमींदार डोमिनेंट है। इन जमींदारों के ऊपर एक क्लास होती थी जिसको बोला जाता था राजा। तो सबसे नीचे है भाई आपके जमींदार, सबसे नीचे तो आप कह लो पीजेंट्स, खेती बाड़ी करने वाले किसान, उसके ऊपर जमींदार, जमींदार के ऊपर होते थे राजा। राजा क्या थे? ये और बड़े इलाकों के राजा होते थे, ठीक है। जमींदार तो क्या है कि एक जमींदार के पास एक विलेज होगा या कुछ गांव होंगे, 10 से 15 गांव होंगे मैक्सिमम। एक राजा के पास हो सकता है 100-200 गांव हो उसके कंट्रोल के अंदर, छोटे लेवल का राजा हो, और हो सकता है बड़े लेवल का राजा हो, प्रोविंस का राजा हो। तो ऐसे छोटे मोटे राजा भी तो मुगल अंपरर की दरबार में जाके सलाम ठोकते थे, लेकिन अपने इलाकों में तो वो राजा थे, अपने इलाकों में तो उनकी चलती थी। तो कभी कभी जो पर्शियन राइटर्स हैं जो कि अकाउंट वगैरह लिखते थे, वो इन छोटे मोटे राजाओं को भी जमींदार बोल दिया करते थे। लेकिन नो डाउट जमींदारों से सुपीरियर स्टेटस में था इन राजों का, क्योंकि ये जमींदार जाके राजा के सामने सलाम ठोकते थे, छोटा राजा जाके मुगल अंपायर के सामने सलाम ठोकेगा, मुगल अंपायर के गवर्नर के सामने जाके सलाम ठोकेगा। आप सोचिए, अकबर राज कर रहा है आगरा में, फतेहपुर सीकरी के पास, और काबुल का जो गवर्नर है उसके नीचे जाने कितने छोटे छोटे राजा होंगे, उस राजा के नीचे जाने कितने जमींदार होंगे। तो एक हायरार्की सी यहाँ पे बनी हुई थी। तो डेफिनेटली जमींदारों से सुपीरियर स्टेटस था इन राजा का। और मिडल सोसाइटी वैसे भी एक रूरल सोसाइटी थी, बहुत सेगमेंटेड थी, बहुत हायरार्की थी। नीचे के लेवल पे पीजेंट्स थे, उनके ऊपर जमींदार, उनके ऊपर राजा, उनके ऊपर गवर्नर, प्रोविंशियल गवर्नर, उनके ऊपर मुगल एम्परर। और सबसे खास बात यहाँ पे ये थी कि गांव के लेवल पे अपने आप में बहुत सेग्रीगेशन था, कास्ट के नाम पे, धर्म के नाम पे, जेंडर के नाम पे। ये सब तो हम जानते हैं, क्योंकि मिडवे सोसाइटी थी, मॉडर्निटी उस समय पे वहां पे आई नहीं थी। और वैसे भी काबुल वगैरह के इलाके जो कि उस समय पे मुगल राजा के अंदर थे, ये तो आज भी उतने ही पुराने हैं। आप देख सकते हो कि तालिबान का वहां पे कब्जा हो चुका है। सोचिए, एक समय पे मुगल बादशाह के अंदर आते थे काबुल कांदाहार के इलाके, आज की डेट में वो अफगानिस्तान का हिस्सा। नेक्स्ट बात की जाए यहाँ पे, तो ये जो छोटे मोटे जमींदार थे, राजा थे, चीफ थे, इनके पास लोकल लेवल पे इनकी भी छोटी मोटी आर्मी थी। इनके पास अपने छोटे मोटे फोर्ट्स हुआ करते थे, गढ़ हुआ करते थे, जिनमें रहा करते थे। इनका खुद का स्टेटस सिंबल था। कभी कभी आसपास के छोटे मोटे राजा से एक छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी कर लिया करते थे। फिर अकबर बुला के इनको चुपचाप समझाता था बच्चों की तरह कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। अकबर के समय पे ये जो छोटे छोटे जमींदार थे, राजा थे, चीफ थे, पता है इनके टोटल आर्मी कितनी बन जाती इनसे? 3,84,558, 3,84,558 सवार्स थे इनके पास। सवार्स मतलब जो घोड़े पे घूमते हैं। 42,77,057 फुट सोल्जर्स थे, 1,863 एलिफेंट्स थे, 4,260 कैनन्स थे। तो ये जो पूरे के पूरे मुगल एम्परर के अंदर ये जो छोटे छोटे जमींदार और राजा थे, अगर आप इनकी आर्मी जोड़ दो तो इतने लोग हो जाते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम थी, ये हाईली सेग्रीगेटेड थे, ये कोई ऑर्गेनाइज्ड फोर्स नहीं थी। समझ गए ना? हर जमींदार, किसी जमींदार के पास अपने 100,000 सवार हैं, किसी छोटे राजा के पास अपने 1,500 सवार हैं, किसी के पास 5,000 फुट सोल्जर्स हैं। लेकिन ये अपने अपने इलाकों में अलग अलग तरीके से डेप्यूटेड हैं, उनको अलग अलग प्रकार से ट्रेनिंग दी गई है।
इनका कोई सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो ये नंबर आपको भले ही बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये बड़ा नंबर मुगल एम्परर अकबर के ज्यादा काम का नहीं था, क्योंकि मुगल एम्परर अकबर के ज्यादा काम का वो नंबर होगा जो आर्मी एक ऑर्गेनाइज तरीके से किसी जंग में अकबर के बिहाफ पे जाके लड़ सके, और ये हाईली सेग्रीगेटेड फोर्स थी जिसका ज्यादा काम अकबर को आया नहीं। प्लस ये जो जमींदार थे ये अपने अपने इलाकों में कास्ट के आधार पे, क्लैन के आधार पे, ट्राइब के आधार पे डोमिनेंट थे। ये जमींदार अकबर के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए थे क्योंकि अकबर को इनसे अच्छा खासा, या फिर मुगल एम्परर को इनसे अच्छा खासा पैसा आता था। और इन छोटी मोटी ट्राइब्स में कुछ ट्राइब्स बहुत फेमस भी हुई, जैसे पाटिल, देशमुख, नायक, ये अपने अपने इलाके में काफी डोमिनेंट थे और ओवरऑल इनकी अपने अपने इलाकों में काफी चलती थी। ओके, अच्छा, जमींदारों के लिविंग स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो इसके बारे में ज्यादा बताया नहीं गया। हमने नॉबल्स के लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में देखा, तो नॉबल्स तो भाई एम्परर के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। अब तुम बादशाह के साथ ही कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा। तुम मिनिस्टर हो, तुम्हारे पास पैसा बहुत है, उल्टा सीधा उड़ा रहे हो और सर्फियां बांट रहे हो, ये सब हमने पहले देख चुके हैं। जमींदार की बात की जाए तो जमींदार नॉबल जितने तो अमीर नहीं थे, बट फिर भी ये जमींदार छोटे मोटे राजा और छोटे मोटे नॉबल्स के बराबर बनने की कोशिश जरूर करते थे। बेसिकली एक डिस्पर्स्ड लोकल जेंट्री थी, तो अपने अपने इलाके में डेफिनेटली लैविश तरीके से जीते थे जमींदार। बट हाँ, अब आप इनको नॉबलों से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मुगल नॉबल तो मिनिस्टर हो गए ना, उनकी तो खैर बात ही अलग हो गई। तो डेफिनेटली ये जो जमींदार थे दे वर अ सॉर्ट ऑफ रूरल जेंट्री, मतलब रूरल इलाकों में काफी डोमिनेंट और एक काफी अमीर और काफी, आप कह सकते हो, रसूखदार तबका। ओके, फिर ये जो जमींदार थे अक्सर कर आपस में एक दूसरे से लैंड के लिए लड़ते थे, अपने अंदर काम करने वाले किसानों और पीजेंट्स को ये लोग एक्सप्लॉइट करते थे। ये सब चीजें तो देखो कॉमन थी, क्योंकि जमींदार कोई दूध के धुले नहीं थे, अपने नीचे आने वाले किसानों को ये लोग काफी परेशान करते थे। ठीक है भाई, तो ये सब चीजें हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत देखी, किसके बारे में, जमींदार के बारे में और रूरल जेंट्री के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिडिल स्ट्राटा के बारे में। मीडिवल पीरियड में मिडिल क्लास के बारे में ज्यादा बात नहीं की गई। आज की डेट में इंडिया में मिडिल क्लास के ऊपर ही सारी बातचीत होती है। बिल्कुल ही लोअर क्लास या बिल्कुल ही हायर क्लास के बीच में मिडिल क्लास आती है। अब तो मिडिल क्लास के भी 3 सेग्रीगेशन है, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल मिडिल क्लास। तो उस समय पे भी एक मिडिल क्लास थी मुगल के समय पे, ठीक है। हालांकि ये बिल्कुल क्लियर नहीं थी, जैसे फ्रेंच मैन बैरियर, ये भैया इंडिया में आए थे तो इन्होंने बोला कि इंडिया में कोई मिडिल क्लास नहीं है, या तो कोई अमीर बहुत ही ज्यादा अमीर है, या फिर कोई ऐसा आदमी है जो बिल्कुल ही गरीब है, एकदम ही गया गुजरा, उसके पास कुछ नहीं है। हालांकि बहुत सारे हिस्टोरियंस ने फ्रेंच मैन बैरियर की यहाँ पे बात नहीं मानी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इंडिया के अंदर भी एक मिडिल क्लास एग्जिस्टेंट थी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि इंडिया के अंदर कोई मिडिल क्लास थी ही नहीं। तो अब ये मिडिल क्लास में आता कौन कौन था? तो आप कह सकते हो कि इसमें रिच ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, ये कुछ लोग थे। हालांकि आप इंडिया के अगर मर्चेंट्स की बात करोगे तो इंडिया में कुछ मर्चेंट्स वन ऑफ द रिचेस्ट मर्चेंट्स थे दुनिया के, लेकिन फिर भी एक ऐसी क्लास थी इंडिया के अंदर जो कि रिच थी बट जरूरत से ज्यादा रिच नहीं थी, उसको आप मिडिल क्लास बोल सकते हो। ओके, कभी कभी जो बहुत ही छोटे लेवल के जमींदार टाइप के लोग हैं ना, इनको भी आप मिडिल क्लास का हिसाब बोल सकते हो, क्योंकि ये ना गरीब आदमी जितने बदतर हैं और ना ही बिल्कुल अमीर जितने अच्छे हैं। ओके, मर्चेंट्स की बात की जाए तो इस जमाने में मर्चेंट्स को ट्रेडिशन के बेसिस पे प्रोटेक्शन दिया जाता था एम्परर की तरफ से। मर्चेंट की लाइफ को प्रोटेक्शन दिया जाता था, मर्चेंट की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन दिया जाता था। मर्चेंट्स के पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव राइट नहीं थे। ओके, अगर आप देखोगे तो यूरोप के अंदर जो मर्चेंट्स थे वो पॉलिटिकली काफी पावरफुल बन चुके थे और उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स थे। बट इंडिया के अंदर मर्चेंट्स के पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट नहीं थे। ज्यादातर जो मिडिल क्लास में लोग आते थे ना, वो ये मर्चेंट्स ही थे, क्योंकि इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो अमीर और गरीब के बीच में था। और इसमें छोटे मोटे मनसबदार, छोटे मोटे शॉपकीपर, छोटे मोटे जमींदार भी आप काउंट कर सकते हो। फिर इसमें कुछ हकीम जैसे प्रोफेशनल्स जो कि डॉक्टरी का प्रोफेशन करते थे, म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट, हिस्टोरियंस, स्कॉलर्स, काजीज, थियोलॉजियंस, इस प्रकार के छोटे मोटे सरकारी जॉब करने वाले लोग, पेटी ऑफिशियल्स, ये सब लोग भी मिडिल स्ट्राटा में आते थे। अब मुगलों के अंदर ये छोटे मोटे जो ऑफिशियल्स थे, जो पेटी ऑफिशियल्स थे, उनको कैश में इनकी तनख्वाह वगैरह दी जाती थी, कुछ रुपए प्रति महीने की इनकी तनख्वाह हुआ करती होगी। लेकिन चूंकि ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर थे तो ये अपने आप को करप्शन में इन्वॉल्व होते थे। चूंकि गवर्नमेंट सर्विस थी तो हल्का फुल्का करप्शन तो उस समय पे होता ही होगा।
इसमें कुछ स्कॉलर्स भी थे, रिलीजियस डिवाइन्स भी थे। इनको मुगलों की तरफ से लैंड भी दिया जाता था मेंटेनेंस के लिए। तो जो स्कॉलर्स को, रिलीजियस डिवाइन्स को लैंड दिया जाता था, इसको मदद ई माश बोला जाता था मुगल टर्मिनोलॉजी में, या फिर राजस्थान में इसको ससान नाम के शब्द से भी जाना जाता था। फिर आप देखोगे कि मुगल एम्परर के साथ साथ जो लोकल रूलर, जमींदार, ये भी कुछ हद तक लैंड ग्रांट देते थे। देखिए, ताकतवर अकेले को मुगल एम्परर नहीं था, छोटे लेवल पे जो रूलर्स थे, जमींदार थे, जो कि बहुत बड़े बड़े इलाकों पे राज करते थे, इनके पास भी बहुत जमीन थी। ये भी छोटे लेवल पे किसी धर्म गुरु को, चाहे वो मुस्लिम धर्म गुरु हो, हिंदू धर्म गुरु हो, उसको थोड़ा बहुत लैंड ग्रांट में दे देते थे। अब ये जो ग्रांट्स थे, शुरुआत में क्या हुआ कि किसी राजा ने या मुगल एम्परर ने कोई लैंड ग्रांट में दिया, तो उस ग्रांट को हर साल रिन्यू करना पड़ता था। तो अगर मुगल बादशाह ने एक 100 एकड़ का प्लॉट किसी धर्म गुरु को दिया है, तो फिर हर धर्म गुरु के इस 100 एकड़ के प्लॉट की जो रिन्यूएबल होगा, वो हर साल पे इसको रिन्यू किया जाएगा, या कुछ सालों पे रिन्यू किया जाएगा, डिपेंड करता है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से दिया है। बाद में क्या हुआ कि जो जमीन दिया जाता था ग्रांट की तरह, ये जिसको दिया जाता था उसका ही हो जाता था, और हेरिडिटरी हो जाता था। मतलब जिसको जमीन मिला है, उसका बेटा, फिर उसका बेटा, उसका बेटा, वही उसके ऊपर राज करेंगे। ठीक है भाई। और ये लोग जो हेरिडिटरी राज कर लेते थे जमीन के ऊपर, इनको रूरल जेंट्री में काउंट किया जाता था। कभी कभी ये भी छोटे लेवल के आपके जमींदार बन जाया करते थे। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि मिडिल स्ट्राटा कोई होमोजीनियस सोसाइटी नहीं थी। बहुत अलग अलग प्रोफेशंस के लोग, जैसे कि हो सकता है छोटे लेवल का कोई गवर्नमेंट जॉब वाला हो सकता है कि छोटे लेवल का कोई धर्म गुरु हो सकता है कोई छोटा जमींदार हो, मर्चेंट हो, कोई छोटी मोटी दुकान चलाता हो। इस प्रकार के लोग मिडिल स्ट्राटा में जाते थे। ये अलग अलग कास्ट के थे, ये अलग अलग धर्म के थे, ये कोई होमोजीनियस ग्रुप नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। देखिए, इंडियन ट्रेडिंग क्लास की बात की जाए तो इंडियन ट्रेडिंग क्लास बहुत बड़ी थी और पूरे देश में फैली हुई थी, वेल ऑर्गेनाइज थी और हाईली प्रोफेशनल थी। होना ही पड़ेगा, पूरी दुनिया में इनका बिजनेस है। इंडिया के अंदर तो देखिए, बिजनेस कम्युनिटी कभी ढीली नहीं हो सकती, कम दिमाग की नहीं हो सकती। बिजनेस कम्युनिटी हमेशा ही शार्प होती है, बहुत एक्यूरेट होती है, बहुत पंक्चुअल होती है और बहुत हाईली प्रोफेशनल होती है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हो, इंटर रीजनल ट्रेड हो, लोकल रिटेल ट्रेड हो, इन सब चीजों में ये जो बिजनेस कम्युनिटी होती, इंडियन ट्रेडिंग क्लास थी, ये इन्वॉल्व थी। इनको अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे इनको सेठ कहा जाता था, बोहरा कहा जाता था, इनको मोदी भी कहा जाता था। ओके, इनको बियोपरी, बानिक, बहुत अलग अलग नाम से इनको बताया जाता था। तो गुड्स को एक जगह से खरीद के दूसरी जगहों पे बेचना, ठीक है, पैसों की लेंडिंग वगैरह करना, फूड ग्रेन से एक जगह से खरीद के, कैश क्रॉप से एक जगह से खरीद के दूसरी जगह पे ले जाके बेचना। फिर यहाँ पे एक स्पेशल क्लास ऑफ ट्रेडर्स थी जिसके बारे में यूपीएससी ने सवाल भी पूछा है, बंजारा। आज से 3-4 साल पहले यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल आया था कि बंजारास कौन थे। तो ये बंजारास स्पेशल क्लास ऑफ ट्रेडर्स थे जो कि बल्क में गुड्स को लेके बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस पे जाते थे। तो इनके पास हजारों की तादाद में ऑक्शन हुआ करते थे। उन ऑक्शन पे ये फूड ग्रेन्स, पल्सेस, घी, सॉल्ट लाद के बड़ी लंबी लंबी डिस्टेंस ट्रेवल किया करते थे। इनके पास एक्सपेंसिव गुड्स भी होता था और किसी दूसरी जगह पे जाके ये गुड्स को बेच दिया करते थे। इनके गुड्स कैमल पे, म्यूल्स पे, कार्ट्स पे, ऑक्शन पे, सब पे लाद के ये लोग लेके जाया करते थे। नदियों को क्रॉस करने के लिए इनकी बोट वालों के साथ बातचीत होती थी। वाटरवेज और कोस्टल ट्रेड के थ्रू भी ये लोग ट्रैफिक वगैरह किया करते थे। फिर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में उस समय पे ट्रेड होता था, फूड स्टफ्स में उस समय पे ट्रेड होता था। जो बंगाल का इलाका था इंडिया का, वो शुगर और राइस एक्सपोर्ट करता था, मुस्लिन और सिल्क ये भी एक्सपोर्ट करता था। तो जो हमारी एक्सपोर्ट बास्केट थी वो काफी बड़ी थी और इंडिया ट्रेड में काफी आगे था। हमारी जो लोकल लेवल पे सामान बनता था, इसकी इंटरनेशनल मार्केट्स में काफी दुकान थी, मतलब काफी डिमांड थी। कोरोमंडल कोस्ट की बात की जाए, बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, कोरोमंडल कोस्ट कौन से स्टेट के कोस्ट पे आता है? आज के डेट में, प्रेजेंट डे इंडिया में, कोरोमंडल कोस्ट कौन से स्टेट के कोस्ट पे आता है? ये मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो कोरोमंडल कोस्ट पे टेक्सटाइल प्रोडक्शन का सेंटर बना। फिर आप देखोगे कि कोरोमंडल गुजरात के साथ कनेक्टेड था, आप कह सकते हो डेक्कन के साथ कनेक्टेड था। गुजरात आप कह सकते हो एक ऐसा पॉइंट था जहां से गुड्स इंडिया से बाहर जाते थे या फिर इंडिया के अंदर आते थे। तो आप कह सकते हो कि गुजरात वाज अ नोडल पॉइंट फॉर फॉरेन ट्रेड। तो गुजरात पे सामान लोड होकर शिप से बाहर की कंट्रीज में जाता था और बाहर की कंट्रीज से इंडिया में आता था। गुजरात से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होते थे, सिल्क वगैरह एक्सपोर्ट होता था। बुरहानपुर और आगरा ये दो इंपॉर्टेंट नोडल पॉइंट्स थे ट्रेड के।
फिर बात ये थी ना कि जो गुजरात था, बंगाल था, कोरोमंडल था, ये सब आपस में भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। क्योंकि इंडिया के अंदर जो ट्रेड था वो सिर्फ बाहर नहीं जाता था। बंगाल में जो चीजें पैदा होती थी, मुस्लिन और सिल्क, ये सिर्फ बाहर के देशों में एक्सपोर्ट नहीं होती थी, ये इंडिया के अंदर इनका लोकल कंजम्पशन भी होता था। कभी कभी क्या है कि यहाँ से सामान लोड होकर गुजरात गया और गुजरात से एक्सपोर्ट हो गया, बाद में तो बंगाल से सीधे सीधे एक्सपोर्ट शुरू हो गया था। तो ये था, मतलब सप्लाई लाइंस के हिसाब से ये जो जगहें थी वो एक दूसरे के साथ टिकी हुई थी, जहां पे जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती थी वहां एक्सपोर्ट कर दी जाती थी। फिर नॉर्थ इंडिया में इंपोर्ट होता था क्या, आपका लग्जरी आइटम्स। नॉर्थ इंडिया इंडिगो और फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन करता था, जिसको देश के बाहर एक्सपोर्ट किया जाता था। लाहौर में हैंडीक्राफ्ट्स का प्रोडक्शन होता था। फिर आप देखोगे कि कश्मीर के जो लग्जरी प्रोडक्ट्स थे, शॉल्स थे, कारपेट्स थे, ये पंजाब सिंध में भी बिका करते थे, देश के बाकी हिस्सों में बिका करते थे, देश के बाहर भी भेजे जाते थे। पंजाब और सिंध के जो गुड्स हैं वो भी पूरे देश भर में और काबुल कांदाहार तक भेजे जाते थे। इंडिया काबुल कांदाहार के साथ बहुत हद तक जुड़ा हुआ था। देखिए, जुड़ा तो रहेगा ही, मुगलों का राज काबुल में भी है, कांदाहार में भी है। उस समय तो पूरा का पूरा प्रेजेंट डे पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक बड़ा इलाका सीधे सीधे मुगल अंपायर के अंदर था, तो ट्रेड कनेक्टिविटी तो अच्छी होगी। और काबुल वगैरह, कांदाहार वगैरह चाइना के साथ भी जुड़े हुए थे और सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ भी जुड़े हुए थे। तो आप देखोगे कि इंडिया का इंटर रीजनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड, ये दोनों ही बहुत ज्यादा था। और सिर्फ लग्जरी आइटम्स नहीं, हर प्रकार के आइटम्स यहाँ पे ट्रेड वगैरह होते थे। और ये जो गुड्स का मूवमेंट था ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स के थ्रू होता था। इसमें होलसेलर भी थे, मर्चेंट्स भी थे, लोकल लेवल पे और रीजनल लेवल पे एजेंट भी थे, कमीशन एजेंट थे, दलाल थे। तो आप सकते हो ट्रेड की पूरी एक सप्लाई लाइन थी। बीच के एजेंट, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले लोग, कस्टम्स वाले लोग, हर कोई था यहाँ पे। प्लस इसमें कुछ यूरोपियन ट्रेडर्स भी आ गए थे, जो डच यूरोपियन ट्रेडर्स थे, इंग्लिश यूरोपियन ट्रेडर्स थे, ये गुजरात पहुंच चुके थे 17वीं शताब्दी में। तो इनके चलते जो यूरोपियन मार्केट्स थे वो भी इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए खुल गए थे यहाँ पे, और यूरोपियन मार्केट्स में इंडियन प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड थी। और ये जो आपके डच और इंग्लिश ट्रेडर्स थे ना, इन्होंने बताया है कि जो इंडियन ट्रेडर्स थे बहुत अलर्ट थे। ये इंडियन ट्रेडर्स अपने स्पाइस के थ्रू अलग अलग मार्केट्स में क्या दाम चल रहे हैं, कहाँ पे कौन सी चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है, इस प्रकार की इनसाइडर इंफॉर्मेशन ये ट्रेडर्स हमेशा अपने पास रखते थे, ताकि ओवरऑल धंधे में ये लोग कॉम्पिटिटिव हो पाए। गुड्स का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह तुरंत हो सके, इसके लिए बड़े अच्छे लॉजिस्टिकल नेटवर्क्स बनाए गए थे। तो चीज़ें बड़े एफिशिएंट तरीके से यहाँ पे हो रही थी। फाइनेंशियल सिस्टम था, फाइनेंशियल सिस्टम में यहाँ पे एवोल्यूशन हुआ। अब ये एवोल्यूशन में बोलूंगा कि सबसे जबरदस्त एवोल्यूशन लगा मुझे, ध्यान से सुनिएगा। हुआ ये कि फाइनेंशियल सिस्टम की जरूरत थी। देश के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पैसा भेजने की जरूरत थी। इनफैक्ट मुगल अंपायर के अंदर जो भी इलाके हैं और बाकी देश के में जो भी इलाके हैं, उनके बीच में भी आप देखोगे कि जब ट्रेड करना है तो पैसों का लेन देन जरूरी है। अब क्या है कि उस समय पे फ्लाइटें तो थी नहीं, उस समय पे कोई ऐसे सेटअप बैंक्स तो थे नहीं, डिजिटल मनी तो थी नहीं कि आपने ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कर दिया। तो होता यह था कि जब ट्रेडर्स सामान लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो उनको कैश में पेमेंट मिलती थी। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आप कैश लेके घूमोगे तो आप अपने साथ रिस्क लेके घूम रहे हो, और रिस्क कोई भी अपने साथ नहीं चाहता है। तो बाद में एक, आप कह सकते हो, इनोवेशन यहाँ पे लाया गया, और इस इनोवेशन को यहाँ पे नाम दिया गया हुंडी। ध्यान से सुनिएगा, हुंडीज के इस्तेमाल को यहाँ पे प्रमोट किया गया। नाउ व्हाट इज दिस हुंडी? दिस हुंडी वाज अ लेटर ऑफ क्रेडिट payable after a period of time at a discount. The hundis often included insurance, which is charged at different rates on the basis of value of goods, destination, means of transport, land, river or sea. Okay, मतलब हुंडीज क्या है? एक लेटर ऑफ क्रेडिट है। अब आप समझिए व्हाट इज दिस बेसिकली लेटर ऑफ क्रेडिट। मान लो किसी एक पर्टिकुलर ट्रेडर ने बहुत सारा सामान उठाया और उस सामान को जाके उसने पॉइंट ऑफ डिलीवरी पे डिलीवर कर दिया। अब पॉइंट ऑफ डिलीवरी पे उसको पैसे मिलने चाहिए, तो पैसे नहीं मिलेंगे, उसको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा हुंडी नाम का। और ये जो हुंडी डॉक्यूमेंट है, समझिए, लाहौर, मान लीजिए कि बंगाल में कुछ सामान मुस्लिम लोड हुई, बंगाल में मुस्लिम लोड हुई और वो पहुंची काबुल तक, काबुल में मुस्लिम पहुंची, ठीक है। अब काबुल में सामान पहुंच गया तो काबुल से पेमेंट लेनी, जो भी सामान डिलीवर करने गया उसको पेमेंट की बजाय हुंडी दे दी गई। उसने हुंडी लाके बंगाल में जो सामान देने वाला था उसको दे दी। अब इस हुंडी के बेसिस पे बंगाल में जो ट्रेडर था वो अपना पैसा इन कैश करा लेगा। और इस हिंदू में इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड था कि मान लो बीच में सामान खराब हो जाता है, चोरी वगैरह हो जाती है, तो इंश्योरेंस की सर्विसेज भी इस हिंदू में इंक्लूडेड हुआ करती थी। तो बेसिकली एक प्रकार की डिजिटल मनी हो गई थी
आपको फिजिकली पैसा अपने हाथ में रखने की जरूरत नहीं है, एक डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप पैसे का लेन देन कर लोगे। अच्छा, इन हिंदीज के साथ डील करने के लिए भी कोई चाहिए, कोई तो बैंकिंग सिस्टम की तरह काम करेगा। तो जो बैंकिंग सिस्टम की तरह यहाँ पे काम कर रहा था उसको बोला जाता था सर्राफ, श्रॉफ। ये श्रॉफ मनी चेंजिंग एजेंट्स थे। तो जो हुंडी होती थी ना, हुंडी को बनाना, फिर हुंडी के बेसिस पे पैसों की पेमेंट करना, ये सब सर्राफ करते थे, श्रॉफ करते थे। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि ये बैंकिंग एजेंट्स की तरह काम कर रहे थे, प्राइवेट बैंकों की तरह काम कर रहे थे। ये लोग नोबल का पैसा लेके अपने पास रखते थे, नोबल के पैसे को आगे उधार पर घुमाते थे, उस उधार पर ब्याज खाते थे, उस ब्याज से नोबल की भी कमाई होती थी और ये शराफ सराफ अपना कट भी रखते थे। यही तो आज की बैंकें करती हैं। क्रेडिट को क्रिएट करना, इकोनॉमी में क्रेडिट के फ्लो को मेंटेन करना, ये सब करते थे ये कौन? सर्राफ। ठीक है भाई, तो ये सब चीजें यहाँ पे हो रही थी। बहुत बड़े बड़े रिच ट्रेडर्स यहाँ उठ के सामने आए, जैसे विरजी वोहरा नाम का एक रिच ट्रेडर था। उसने इंडिया के अलग अलग हिस्सों में अपने एजेंसी हाउसेस बनाए और विरजी वोहरा अपने इन एजेंसी हाउसेस के थ्रू बैंकिंग, सर्राफों वाला काम, हुंडीज का एक्सचेंज करना, ये सब ये विरजी वोहरा करता था। तो एक बहुत इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन अपने ही समय का था ये विरजी वोहरा। फिर आप देखोगे कि इंडिया की जो ट्रेडिंग कम्युनिटी थी ना, वो ना तो किसी एक कास्ट की थी, ना ही किसी एक रिलीजन की थी, ना ही किसी एक जगह की थी। गुजराती मर्चेंट्स में हिंदू मर्चेंट्स भी थे, जैन मर्चेंट्स भी थे, मुस्लिम मर्चेंट्स भी थे। मुस्लिम मर्चेंट्स ज्यादातर बोहराज थे। राजस्थान में ओसवाल थे, महेश्वरी थे, अग्रवाल थे। बाद में इनको मरवाड़ी कहा गया। भाई आप देख सकते हो कि ये नाम आज की डेट में भी फेमस है। ओसवाल देख लो, बोहरा देख लो, ये नाम आज की प्रेजेंट डे की दुनिया में भी उतने ही रेलिवेंट है। फिर मारवाड़ीज क्या थे कि महाराष्ट्र और बंगाल वगैरह के इलाके में फैल गए, वहां पे भी जाके इन्होंने अपने बिजनेस को बनाया, अपने आप को सेटअप किया। ये टैलेंटेड लोग थे। देखिए, धंधा चलाना आसान काम नहीं होता है। किसी एक जगह पे जाके सिचुएशंस को समझ के, ओवरऑल कंड्यूसिव सिचुएशंस बना के बिजनेस को बढ़ाना, ये अपने आप में टैलेंटेड काम था। कोरोमंडल कोस्ट पे चेट्टीज थे, मालाबार में मुस्लिम मर्चेंट्स थे, चाहे वो इंडियन मुस्लिम्स हो, चाहे वो अरब ट्रेडर्स हो, चाहे वो हिंदूज हो, सब यहाँ पे ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थे। इंडिया की ट्रेडिंग कम्युनिटी में पोर्ट टाउन्स का काफी इंपॉर्टेंट काम था। इनफैक्ट आप देखोगे कि इंडिया के कुछ मर्चेंट्स दुनिया के सबसे अमीर मर्चेंट्स में बड़े थे। फॉर एग्जाम्पल, ये जो विरजी वोहरा नाम का इंडियन मर्चेंट था, जो फाइनेंस में भी डील करता था, इसने सूरत ट्रेड को डेकेड्स के लिए डोमिनेट किया और ये दुनिया में वन ऑफ द रिचेस्ट मर्चेंट माना जाता था। ही ओन्ड अ वेरी लार्ज फ्लीट ऑफ शिप्स और उस समय पे वन ऑफ द वेल्दीएस्ट था, ना केवल इंडिया में, मर्चेंट कम्युनिटी में पूरी दुनिया में वन ऑफ द रिचेस्ट था। कौन? विरजी वोहरा। फिर अब्दुल गफूर बोहरा, ये भी काफी फेमस थे। 55 लाख रुपए और बहुत सारी फ्लीट ऑफ 17 गोइंग शिप्स को 1718 में अपने डेथ के समय पे इसने अपने बच्चों के लिए छोड़ा। मलय चेट्टी नाम का कोरोमंडल कोस्ट पे काशी वीराना, सुनका रामा चेट्टी, ये भी बहुत अमीर हुए। जबरदस्त इनकी कॉमर्शियल डीलिंग्स थी, इंडिया में भी, अब्रॉड में भी। आगरा, दिल्ली, बालासोर, बंगाल, हर जगह पे बहुत ज्यादा वेल्दी मर्चेंट्स निकल के सामने आए और इन मर्चेंटों के पास बेतहाशा पैसा था, बेहिसाब पैसा था। इतना पैसा था कि इनकी जिंदगी नोबल से कम नहीं थी। क्योंकि देखिए, नोबल्स एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू पैसा कमा रहे हैं, टैक्स के पैसे पे मजे मार रहे हैं, और ये धंधे वाले लोग थे, ये अपना बिजनेस करके पैसा कमा रहे थे। बहुत सारे जो यूरोपियन ट्रेवलर्स इंडिया के अंदर आए, उन्होंने बताया कि आगरा और दिल्ली में मर्चेंट्स कितने अमीर थे, कितने बड़े बड़े घरों में रहते थे। जो छोटे मोटे मर्चेंट्स थे वो अपने घर के, अपने शॉप के ऊपर ही छोटे मोटे घर बना के रहते थे, लेकिन जो बड़े मर्चेंट्स थे वो भैया एकदम नोबल्स जैसे घरों को बना के रहा करते थे। फ्रेंच ट्रेवलर बर्नियर का यह बोलना था कि इंडिया के अंदर जो मर्चेंट थे वो अपने आप को गरीब बनाने की, गरीब दिखाने की कोशिश करते थे। क्योंकि अगर वो अपने आप को अमीर दिखाएंगे, जो रूलिंग क्लास है, जो नोबल्स है, वो उससे पैसा निकालने की कोशिश करेगी। हालांकि ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि स्टेट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इन मर्चेंट्स को काफी प्रोटेक्शन दी जाती थी। एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी मर्चेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी थे। ये मर्चेंट्स ट्रेड और कॉमर्स कर रहे थे, और ट्रेड और कॉमर्स से प्रॉस्पेरिटी आती है। कि इनफैक्ट हम आगे देखेंगे कि जो मुगल नोबल्स थे, ये खुद ट्रेड में इन्वॉल्व होकर खूब पैसा कमा रहे थे। शेरशाह सूरी था ना, इसने बहुत सारे नियम कानून पास किए जिससे मर्चेंट्स की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन दिया जा सके। तो ये जो राजा वगैरह थे, इन्होंने ओवरऑल मर्चेंट्स को प्रॉपर प्रोटेक्शन दी थी। हालांकि बहुत सारे मर्चेंट से बनी भी नहीं होगी, क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा अगर आप दौलत कमाओगे तो रूलिंग क्लास आपको पसंद नहीं करेगी। फिर आप देखोगे कि
जहांगीर के जो ऑर्डिनेंसेस थे वो क्या बोलते हैं कि if anyone, whether unbeliever or Musliman, should die, his property and effects should be left for his heirs, and no one should interfere with them. If he should have no heirs, they should appoint inspectors and separate guardians to guard the property so that its value might be expended in a lawful expenditure, such as building of mosques, sarais, repair of broken bridges, and digging of tanks and wells. क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? जहांगीर ने एक ऑर्डिनेंस निकाला. ये ऑर्डिनेंस बेसिकली मर्चेंट्स की और आम लोगों की प्रोटेक्शन के लिए था. तो मान लो कोई मर्चेंट या आम आदमी मर जाता है तो उसका जो भी कमाया हुआ है ना वो कोई हड़पेगा नहीं. उस कमाए हुए को उसके लीगल हेयर्स को दे दिया जाएगा. तो उस मर्चेंट का कोई बच्चा है तो उसको उसकी प्रॉपर्टी दे दी जाएगी. मान लो कोई भी बच्चा नहीं है, कोई भी लीगल हेयर नहीं है, तो फिर उस प्रॉपर्टी को सरकारी इंस्पेक्टर्स के द्वारा अच्छी चीजों में लगाया जाएगा, जैसे टैंक और वेल बनवाने में, ब्रिजेस बनवाने में, मॉस्क और सराय को बनवाने में उस पैसे को लगाया जाएगा. तो भाई डेफिनेटली मर्चेंट्स के लिए कुछ हैरेसमेंट था, बट नॉर्मल कर केसेस में मर्चेंट्स को यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रोटेक्शन भी दी गई है. प्लस मैं आपको बता दूं कि उस समय पे रोड वगैरह भी काफी साफ थी. यूरोपियन ट्रेवलर्स ने रोड पे आप कह सकते हो कि शिकायत की थी कि भाई रोड सेफ नहीं है. रोड्स तो भाई देखो फॉरेनर्स के लिए आज भी सेफ नहीं है. आज की डेट में भी आप देखोगे कि इंडिया के अंदर फॉरेनर्स आते हैं तो बहुत सारे लोग उनको परेशान करने लगते हैं. तो उस समय पे तो कोई फिरंगी आता होगा इंडिया के अंदर, वैसे वो एक अलग प्राणी नजर आता होगा. आज की डेट में लोग मेस्मराइज हो जाते हैं जब टूरिज्म इतना बढ़ गया है, दुनिया इतनी आगे पहुंच गई है. तो उस समय पे तो मिडवेल सोसाइटी थी. कोई नया अंग्रेज फिरंगी आ जाता होगा तो वैसे ही लोग बाबले हो जाते होंगे कि अरे यार ये कौन है, इससे बात करो, इसको परेशान करो. तो कुल मिला के यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मुगल एम्परर के समय पे जो रोड्स थी उस पर ठीक ठाक सेफ्टी मेंटेन करके रखी गई थी. हर कुछ किलोमीटर पे सराय बनाए गए थे जिसमें लोग वगैरह आराम कर सकते थे. ये सब चीजें हैं. लेकिन एक बात है यहाँ पे, जो ट्रेड थे, जो ट्रेडर्स थे, जो मर्चेंट्स थे, इनका सोशल स्टेटस कम था, इनकी पॉलिटिकल ताकत यहाँ पे कम थी. आज के जैसा नहीं है दोस्तों. आप समझिए कि इंडिया के अंदर आज की डेट में जो बड़े बड़े आप कह लो बिजनेसमैन है, उन बिजनेसमैन की पॉलिटिक्स पे चलती है, उनके पास पैसा है, पॉलिटिशियंस उनकी बात सुनते हैं. और ये केवल इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में होता है. आपको क्या लगता है अंबानी और अदानी जैसे लोग सीधे सीधे पीएम के टच में रहते होंगे? लेकिन उस समय पे ऐसा नहीं था. उस समय पे ये जो ट्रेडर्स थे, जो मर्चेंट्स थे, इनकी पॉलिटिकल ताकत बहुत कम थी. ठीक है, थोड़ा बहुत इनका पॉलिटिकल क्वार्टर्स में इन्वॉल्वमेंट था, बट एक लिमिट से ज्यादा नहीं. और जिनका इन्वॉल्वमेंट था भी वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर लोग थे. इनका इन्वॉल्वमेंट तब आया ना पॉलिटिक्स में, जब मुगल जो नॉबल्स थे और जो मुगल प्रिंसेसेस थे, जो प्रिंसेस थी मुगल की, वो जब अपने आप को ट्रेड में इन्वॉल्व करना शुरू करेंगी, तब वो मर्चेंट कम्युनिटी के साथ घुलेंगे मिलेंगे. तब जरूर ये आप कह सकते हो कि ट्रेडिंग क्लास पॉलिटिकल क्लास के टच में आ जाएगी. नॉर्मल कर बहुत ज्यादा पॉलिटिकली ये लोग ताकतवर नहीं थे. यूरोप में जो मर्चेंट क्लास थी वो बहुत ताकतवर हो चुकी थी पॉलिटिकली, इंडिया में उतनी नहीं थी. ठीक है भाई. फिर आप देख सकते हो कि जो कम्युनिटी ऑफ मर्चेंट्स था उनका एक लीडर हुआ करता था, नगर सेठ. ये लीडर कभी कभी उन मर्चेंट्स के बिहाफ पे अगर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कोई गुहार रखनी है तो रख सकता था लोकल ऑफिशियल्स के सामने. फिर आप देखोगे कि जो मुगल मेन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मुगल रॉयल फैमिली में कुछ प्रोमिनेंट नॉबल्स हुआ करते थे. मीर जुमला बाद में एग्जांपल्स मिले हैं जो कि ट्रेडिंग में इन्वॉल्व था. ज्यादातर केसेस में आप देखोगे कि लेटर पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर में बहुत सारे आप देखोगे जो मुगल प्रिंसेस थे और जो मुगल नॉबल्स थे वो बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे थे, ट्रेडिंग क्लास के साथ अपने आप को जोड़ रहे थे. क्योंकि उस समय पे यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया के अंदर आ चुकी थी और इंडिया का सामान पूरी दुनिया में बिक रहा था. तो इन मुगल नॉबल्स को ये पता था, ये जो रॉयल्टी के लोग थे इनको पता था कि हम अगर अपने आप को ट्रेड में इन्वॉल्व करते हैं तो हम इसके थ्रू बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं. और इस पैसे को कमाने के लिए ये लोग फील्ड में उतरे. ट्रेड और कॉमर्स इंडिया में 17वीं शताब्दी में बहुत तेजी से बढ़ रहा था. इसकी कुछ वजहें थी. एक तो पॉलिटिकल कंसोलिडेशन हो चुका था मुगल रूल के अंदर. तो जब मुगल रूल के अंदर पॉलिटिकल कंसोलिडेशन हुआ तो काबुल कांदाहार से लेके बंगाल तक का पूरा इलाका एक राजा के अंदर. तो अब ये राजा अपने इलाके में तो ट्रेड करेगा ही करेगा. तो एक बहुत बड़ा मार्केट, एक बहुत बड़ा स्किल सेट यहाँ पे तैयार था जिससे एक्सपोर्ट भी हो रहा था, इंपोर्ट भी हो रहा था. दूसरा, मुगलों ने अपने डोमेन्स के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कंडीशंस को मेंटेन कर रखा था और लॉ एंड ऑर्डर होगा तभी आप ट्रेड कर पाओगे. रोड्स पे मुगलों ने ध्यान दिया था, बहुत सारे सराइज बना रखे थे, टैक्सेशन के प्रोसेस को काफी यहाँ पे स्ट्रीमलाइन किया गया था.
रोड सेसेस राहदारी को इलीगल कर दिया गया था, तो ट्रेडर्स को ज्यादा कोई परेशान नहीं करता था। मुगलों ने सिल्वर रुपीस को मिंट कर रखा था, कोई भी ट्रेडर अपना चांदी ले जाके उसको रुपए में मिंट करवा सकता था। तो मुगल पॉलिसीज ऐसी थी कि इकोनॉमी कॉमर्शलाइज हो रही थी, मनी इकोनॉमी बन रही थी। कभी कभी तो स्टैंडिंग, मतलब लेटर पार्ट में स्टैंडिंग आर्मी को सैलरीज कैश में दी गई। अब वो अलग बात है कि जो मनसबदार था वो सैलरी कैश में देता था, मनसबदार को तो जागीरी दी जाती थी हालांकि, लेकिन मनसबदार जो कमाई करता था, जो जागीर से पैसा इकट्ठा करता था, उससे वो अपने सिपे सलार को जो तनख्वाह देता था वो कैश में ही देता था। मुगल अंपायर में 16वीं शताब्दी के समय बहुत सारे मेजर टाउन्स बन चुके थे। राफ फिच के हिसाब से आगरा और फतेहपुर सीकरी उस समय पे लंदन से बड़े हो चुके थे। लंदन यूरोप का बिगेस्ट टाउन था, वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन के, और आगरा और फतेहपुर सीकरी लंदन से बड़े थे। मॉन्सेरेट नाम का जो जीजेट प्रीस्ट आया था अकबर के कोर्ट में, उसने बोला था कि यूरोप के जितने भी बड़े शहर हैं उनसे बड़ा शहर है लाहौर। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो जो आज की डेट का आगरा है, अकबर के समय पे जो आगरा था ना, वो आज के आगरे से दुगना बड़ा था। फिर दिल्ली, बर्नियर नाम का जो यूरोपियन राइटर है, इसने बताया कि दिल्ली पेरिस से बड़ा था। ओके, आप सोचिए दिल्ली पेरिस से बड़ा है और आगरा दिल्ली से बड़ा है, तो आगरा कितना ही बड़ा होगा उस समय पे। फिर अहमदनगर और बुरहानपुर वेस्ट में, मुल्तान नॉर्थ वेस्ट में, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, पटना, राजमहल, डक्का, ये सब बहुत बड़े बड़े टाउन्स बने। इनफैक्ट अहमदाबाद लंदन जितना बड़ा था। तो कुल मिला के हमारे यहाँ पे जो टाउन्स बने थे मुगलों के समय पे, वो बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे और बड़े कॉमर्शियल सेंटर्स की तरह बन के सामने आए। और यहाँ पे मुगलों ने ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बिल्कुल कंड्यूसिव कंडीशंस बना के रखी थी ताकि कॉमर्स यहाँ पे प्रोलिफरेट करे। इनफैक्ट मुगल नॉबल्स खुद यहाँ पे ट्रेड और कॉमर्स में इन्वॉल्व हो रहे थे, तो फिर ट्रेड और कॉमर्स को कौन ही रोकेगा, समझ गए। फिर एग्रीकल्चर में टैक्सेशन सिस्टम को बहुत हद तक स्ट्रीमलाइन किया, प्रॉपर तरीके से टैक्स का कलेक्शन होना, लोगों के लिए बहुत सारे काम किए गए, रेजिडेंशियल हाउस बनाए गए, सरायस बनाए गए, बाउलीज बनाई गई। फिर आर्म मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आगे बढ़ी, गन्स बनाई गई, कैनन्स बनाए गए, आर्मर बनाए गए। इसकी भी तो जरूरत थी ना भाई। अकबर और औरंगजेब तो बहुत इंटरेस्टेड थे गन्स वगैरह बनाने में, क्योंकि इनके दम पे ही तो जंग जीतोगे, कल की डेट में जंग जीत गई। तो 1651 में शाहजहां ने नेवी को डेवलप करना शुरू किया। 4 से 6 शिप बनाए गए सेल करने के लिए। उस समय पे ओटोमन अंपायर की नेवी काफी ताकतवर थी, सफाविद अंपायर अपनी नेवी डेवलप कर रहा था, तो शाहजहां ने भी बोला कि भाई हम भी अपनी नेवी वगैरह बनाते हैं। और वेल्दी मर्चेंट्स भी नेवी बनवा रहे थे। हाँ, शाहजहां जो शिप्स बनवा रहा था वो मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते थे, और ये जो मर्चेंट्स नेवी बनवाते थे, अपना शिप बनवाते थे, ये बेसिकली ट्रेड पर्पसेस के लिए करते थे। हालांकि ट्रेड पर्पसेस के लिए भी जो शिप वगैरह थे ना, उनको भी तोपों बंदूकों के साथ बनाया जाता था, क्योंकि उनको पता था कि जो पोर्तुगीज नेवी है ये घूम रही ओशन में, कभी भी पोर्तुगीज नेवी तोप लेके सामने आएगी, बोलेगी सामान दो, पैसा दो, नहीं तो उड़ा देंगे। बहुत सारे तो शिप ऐसे डुबो दिए पोर्तुगीज ने। तो ये था पूरा का पूरा एनालिसिस दोस्तों। अगली वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेन ट्रेड एंड यूरोपियन ट्रेडर्स, और उसके बाद ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 आपका, अ हिस्ट्री ऑफ मिडिल इंडिया के अंदर ये जो इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ अंडर द मुगल्स, ये खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट हम पहुंचेंगे चैप्टर नंबर 17 पे। चैप्टर नंबर 17 ज्यादा बड़ा नहीं है, कल्चरल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट, उसको देखेंगे। एंड देन वी विल मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 18। तो आई होप आपको इस प्रकार की वीडियोस पसंद आ रही हैं दोस्तों। वैसे भी पूरे मिडिवल हिस्ट्री में 19 चैप्टर हैं और हम लोग 16 चैप्टर यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं। 17 वाला छोटा है, तो 18 और 19 ये दो ही मेजर चैप्टर्स इसके बाद बचेंगे। जल्दी से जल्दी खत्म करके मिडिवल हिस्ट्री भी खत्म होगी। एक बड़ा बवाल मेरे सर के ऊपर से भी हटेगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है, एक किताब खत्म करना अपने आप में ही एक काफी मुश्किल काम हो जाता है। आपकी तरफ से आपसे यही उम्मीद है कि आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करेंगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर चीज का लिंक नीचे दिया हुआ, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके, लाइक करके वीडियो की एंगेजमेंट को बढ़ाएं।